अर्पिता और यश शादी के बाद दिल्ली से जयपुर के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में वो एक होटल के सामने रुके। अब आगे। अर्पिता अपने लहंगे को संभालते हुए कार से उतरने लगी कि तभी उसकी ननंद बबीता राठौड़ भागकर उसके पास आई और अर्पिता को कार से उतरने से रोकते हुए बोली, अरे भाभी सा, कार में ही रुकिए। मैं आपके लिए यहीं कुछ खाने का भिजवाती हूँ। बबीता राठौड़ यश की छोटी बहन है और इनका स्वभाव बेहद ही नर्म है। इनकी उम्र 32 साल है, सांवला रंग, तीखे नैन नक्श और बेहद ही जिम्मेदारी वाला स्वभाव। तभी वो लड़की जिसने अर्पिता के कार का डोर नॉक किया था, बबीता जी से बोली, दी, अब कैसे बातें कर रही हैं? भाभी कार में क्यों बैठेंगी? इस लड़की का नाम आंचल है, जो बबीता की छोटी बहन है। देखने में बिल्कुल अपनी बहन जैसी है, लेकिन स्वभाव से बेहद चंचल। तभी बबीता ने आंचल को डांटते हुए बोला, आंचल, तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है कि बड़ों की बातों में मत बोला करो, इसलिए चुप रहो। तभी अर्पिता बबीता की तरफ देखते हुए बोली, जीजी वो मुझे वॉशरूम जाना है। अर्पिता के मुंह से अपने लिए जीजी शब्द सुन बबीता को बड़ा ही अपनापन महसूस हुआ और वो अर्पिता की तरफ देखते हुए बोली, चलिए भाभी साहब, मैं आपको ले चलती हूँ। अर्पिता ने बबीता और आंचल का सहारा लेकर अपने भारी भरकम लहंगे को संभालते हुए वो कार से बाहर निकली और फिर वो तीनों ही वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम से आकर अर्पिता वापस से कार में जाकर बैठ गई। वहीं अभी तक अर्पिता का चेहरा घूंघट में ही था, क्योंकि यश की मां शीतल जी ने सख्त हिदायत दी थी कि अर्पिता का घूंघट सिर्फ उनके घर की दहलीज पर ही उठेगा, वो भी उनके हाथों। अर्पिता कार में बैठे हुए सामने होटल की तरफ देख रही थी। वहीं यश की सरसरी निगाहें अर्पिता की ही तरफ थीं। तभी आंचल ने आकर अर्पिता को खाने के लिए एक ब्रेड सैंडविच दिया, जिसे अर्पिता ने आंचल के हाथों से लेते हुए उसे थैंक यू बोला और फिर वो अपनी बड़ी बहन बबीता के साथ जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, जीजी, भाभी कितनी मासूम सी हैं और मुझे ये यश भाई साहब से थोड़ी छोटी लग रही हैं। पता नहीं ये हमारे यश भाई साहब के साथ कैसे रहेंगी। तभी बबीता ने अपनी छोटी बहन को डांटते हुए बोला, चुप हो जा छोटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। यश भाई साहब अर्पिता को बहुत पसंद करते हैं, देखना तुम, इनकी जोड़ी सबसे अच्छी होगी। फिर यश के पापा जय राठौड़ ने सबको कार में बैठने का बोला और फिर सभी कार में बैठकर जयपुर की तरफ निकल गए। भारी कपड़े और गहने के बोझ तले अर्पिता का बुरा हाल था, ऊपर से घूंघट जिससे उसे काफी घुटन हो रही थी, लेकिन वो मरती क्या ना करती, वैसी हालत में फंस चुकी थी। वो चुपचाप कार में बैठी हुई आगे रास्ते की तरफ देखे जा रही थी कि तभी काफी थके होने की वजह से उसे नींद आ गई और वो गाड़ी में ही सो गई। तभी एक जोरदार ब्रेक लगने की वजह से उसकी आंख खुली और उसने घबरा कर अपने आसपास देखा तो उसके सामने एक बड़ी सी हवेली थी, जो चारों तरफ से लाइट्स और फूलों से सजी हुई थी। तभी यश ने अपनी साइड का डोर ओपन किया और वो अर्पिता की तरफ बिना देखे कार से उतरकर आगे बढ़ गया। यश का ऐसा रूखापन देख अर्पिता ने कसकर अपने दुपट्टे को पकड़ लिया और एक घुटी भरी आवाज में उसका रोना निकल गया। तभी आंचल और बबीता ने आकर उसकी तरफ का कार का डोर ओपन किया और अर्पिता को दोनों बहनों ने अपने हाथों का सहारा देकर कार से उतारा और थोड़ा आगे चलकर उसे हवेली की दहलीज पर यश के साथ खड़ा कर दिया। तभी शीतल जी, जो यश की मम्मी हैं, और केतकी जी, यश की चाची, और बबीता और आंचल की मम्मी, वो दोनों ही आरती का थाल लेकर हवेली के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और यश और अर्पिता की आरती उतारने लगी। वहीं कुछ औरतें लोकगीत गाते हुए नए दूल्हे दुल्हन का स्वागत कर रही थी। तभी शीतल जी ने अर्पिता का घूंघट उठा उसके चेहरे को देखा। जैसे ही सबने अर्पिता का चेहरा देखा तो सभी की कानाफूसी शुरू हो गई और सभी औरतें शीतल जी की तरफ देखते हुए बोली, अरे वाह शीतल, इतनी सुंदर बींदनी तो यहाँ किसी की नहीं आई। यश बेटा, तेरे तो भाग ही खुल गए जो तुझे इतनी सुंदर लुगाई मिली। वहीं अर्पिता चुपचाप अपना चेहरा नीचे किए अपने आंसुओं को रोके खड़ी थी, जो किसी भी वक्त उसकी आंखों से नीचे गिर सकते थे। तभी वहां एक बुजुर्ग औरत ने आकर उन सबका मुंह बंद करवाते हुए बोली, रे चुप हो जाओ थम सब, भाग मेरे यश के कोई नहीं, बींदनी के खुल गए जो मारे यश से इसकी शादी हुई।
ये बुजुर्ग औरत कोई और नहीं, यश की दादी बूंदी देवी थी, जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी ख्यालों की औरत थी, जिनकी नज़र में औरतों का एक ही काम होता है, अपने पति और ससुराल वालों की सेवा करना और सिर्फ बच्चे पैदा करना। शीतल जी और केतकी जी कई सालों से अपनी सास के ऐसे स्वभाव को झेलते हुए उनके स्वभाव की आदी हो चुकी थी। इधर अर्पिता का यश की दादी की बातों को सुन के वो और भी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और उसके मन में यही चल रहा था कि वो कहाँ आकर फंस गई है। तभी शीतल जी ने प्यार से अर्पिता के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे कलश को पैरों से गिराकर अंदर आने के लिए कहा। अर्पिता ने शीतल जी की बात मानते हुए कलश को अपने पैरों से हल्का सा मार कर वो अंदर आ गई। फिर यश और अर्पिता ने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। शादी की कुछ और रस्मों के हो जाने के बाद आंचल और बबीता अर्पिता को यश के कमरे में छोड़कर चली गई। इस वक्त अर्पिता यश के कमरे में खड़ी थी। यश का रूम काफी बड़ा और हेरिटेज थीम पर बेस्ड था। वहीं यश की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें वो एक बड़ी सी चेयर पर पगड़ी बांधे एक राजा की तरह बैठा हुआ था। उसका रोबीला चेहरा देख ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई राजा अपनी गद्दी पर बैठा हुआ हो। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। अर्पिता वहीं जमीन पर बैठ गई और अपनी किस्मत पर रोते हुए बोली, ये ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कैसी रहूंगी इस माहौल में? दरअसल अर्पिता बचपन से ही दिल्ली में रही थी और कभी भी उसने औरतों के सम्मान पर ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं सुनी थी। ना ही उसके घर में कभी ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, उसके पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो औरतों की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज यश की दादी की बातें और यश का रूखा रवैया देख अर्पिता बेहद दुखी हो गई। अर्पिता फर्श पर बैठे हुए खुद में सिमटी हुई रोए जा रही थी और आगे अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। अर्पिता जो बचपन से दिल्ली में रही, उसने कभी भी औरतों को लेकर ऐसी बातें नहीं सुनी थी। लेकिन राठौड़ परिवार की सिचुएशन देख तो बहुत ही उदास हो चुकी थी। उसे पता लग गया था कि इस घर में और